Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम है बच्चों स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। बच्चों, ये आपका पेपर नंबर 20 है और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों तरह से आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको आज की क्लास से पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास भी पढ़ाई की है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है, हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 50 मार्क्स का, दूसरा पार्ट है बिजनेस वैल्यूएशन 50 मार्क्स का। दोनों के अंदर चार चार चैप्टर हैं, आपके 4 चैप्टर्स हैं दोनों के अंदर। ये जो बिजनेस वैल्यूएशन है, इसके अंदर ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये जो 5th चैप्टर है बिजनेस वैल्यूएशन बेसिक्स, ये 0 मार्क्स का है। आज तक इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है स्टूडेंट्स। एंड सेकंड बात मैं आपको बता दूं, ये टोटल प्रैक्टिकल है आपकी, थ्योरी बहुत कम आती है इसके अंदर। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का अपना फर्स्ट चैप्टर। यहां से हमारा कोर्स स्टार्ट होता है। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूं। पहली बात कि मैं आपको अपना पढ़ाने का तरीका समझा देता हूं। बच्चों देखिए, मैं हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि एक बार हम जब पढ़ लेंगे, आपकी जब क्लास हो जाएगी, उसके बाद में एग्जाम के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। आपका जो सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर जितने टॉपिक्स दिए हुए, सभी टॉपिक्स मैंने यहां पर कवर किए हुए। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, मैं हर चीज को कहानी बनाकर समझाऊंगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ताकि आपको बहुत आराम से समझ में आए, बहुत इजीली समझ में आए और इंटरेस्टिंग वे में हमारी क्लास रहे। एंड बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, हम ऑन द स्पॉट स्कैनर भी साथ में सॉल्व करते चलेंगे। तो बच्चों, जैसे ही कोई टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, आपका सीएमए का मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपका स्कैनर भी कंप्लीट हो जाएगा। दोनों चीजें आपकी क्लास के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी और बहुत इंटरेस्टिंग वे में अपनी क्लास चलने वाली है। तो चलिए बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका फर्स्ट चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, एक बार हम ये देख लेते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये चैप्टर टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टोटल थ्योरी चैप्टर है, टोटल थ्योरी चैप्टर है, प्रैक्टिकल नहीं आता एग्जाम में इस चैप्टर से। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमें पढ़ना है कि आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आखिर क्यों किसी कंपनी के लिए बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और बाकी जो टर्म्स है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड ऑल अदर, क्या वो सेम होती है कि अलग होती है। बच्चों, आप एक बार चैप्टर का नाम दोबारा से और बड़े आराम से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। इसमें बताया गया है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, उनको बताना कि आखिर कंपनी में उन्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उनके ऊपर सर्विलेंस रखना, उनके ऊपर निगरानी रखना, चेक करना क्या वो सही से काम कर रहे हैं। अगर वो सही से काम कर रहे हैं तो इस बात का उनको रिवॉर्ड देना, उनको इनाम देना। अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं
तो इस बात के लिए उनके ऊपर पेनल्टीज लगाना। ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टोटल थियोरिटिकल चैप्टर है। चलिए तो बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, ये समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए ना आखिर हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, एक आपके समरी क्लिक हो जाएगी आपके माइंड में। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों, ये समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। आप उस कहानी, उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए बच्चों। 2 मिनट में सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये है सोडी भाई और इनका एक खुद दुकान है, शोरूम है, जिसका नाम है सोडी गैराज। आप इसको कंपनी मान लीजिए कि ये इनकी कंपनी है और उस कंपनी का नाम है सोडी गैराज। ठीक है बच्चों, और ये है जेठालाल जी, इनकी भी एक कंपनी है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, ये भी बिजनेसमैन आदमी है। अब सोडी एंड जेठालाल भाई, इन दोनों के बीच में बात हो रही है। वो बात आपको सुननी है, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। सोडी भाई बोले, यार जेठा भाई, मैं चाहता हूं कि मेरा जो गैराज है, मतलब मेरी जो कंपनी है, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, जो लड़के मेरे यहाँ पर काम कर रहे हैं, यार वो एकदम मन लगाकर काम करें, एकदम अच्छे से काम करें, एकदम बढ़िया से काम करें और परफेक्ट काम करें मेरी कंपनी के अंदर। सोडी भाई बोले जेठा भाई से कि जेठा भाई, मैं चाहता हूं कि मेरी जो कंपनी है सोडी गैराज कंपनी, उसके अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो लड़के काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो एकदम बढ़िया काम करें, बहुत ही अच्छे से काम करें, बहुत ही परफेक्टली काम करें, पूरा मन लगाकर काम करें। पर ये होगा कैसे? कैसे होगा कि कंपनी के एम्प्लॉइज मेरे सोडी गैराज कंपनी में बहुत अच्छे से काम करें? क्या करूं मैं ऐसा? तो जेठा भाई बोले कि सोडी, तू अपनी कंपनी में, मतलब अपने गैरेज में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई कर दे। जेठा भाई बोले कि सोडी, अगर तू चाहता है कि तेरी कंपनी के एम्प्लॉइज मन लगाकर काम करें, अच्छे से काम करें, तेरे लिए फायदे के लिए काम करें, अपना पूरा डेडिकेशन से काम करें, तो एक काम कर ले, अपनी कंपनी के अंदर, अपने गैराज के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई कर दे। अगर तूने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अपनी कंपनी में अप्लाई कर दिया ना सोडी भाई, तो तेरे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएंगे, तेरे कंपनी के एम्प्लॉइज बढ़िया से काम करने लग जाएंगे। सोडी बोला कि जेठा भाई, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? आप बोल रहे हो कि अगर मेरे को मेरी कंपनी बहुत अच्छे से चलानी है, मेरे को मेरी कंपनी बहुत बढ़िया से चलानी है, मेरे को मेरी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकालनी है, अगर मेरे को प्रॉफिट में जाना है, मेरे को मेरी सेल्स नेट प्रॉफिट बढ़ानी है, मेरे को मेरी कंपनी की गुडविल और इमेज बढ़ानी है, तो मैं अपनी कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई कर दूं। आखिर जेठा भाई, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? जेठा भाई बोले, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जेठा भाई बोले, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोसेस होता है। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोसेस होता है और ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि तुमने आज कंपनी के अंदर इस प्रोसेस को अप्लाई किया, थोड़े दिन बाद में खत्म कर दिया। ना जी ना, जिस दिन तुम्हारी कंपनी बनी उस दिन से उस कंपनी में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस को लागू कर दो, अप्लाई कर दो। कब तक? जब तक तुम्हारी कंपनी चल रही है तब तक। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये लगातार प्रोसेस है, ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा, ये प्रोसेस कभी रुकेगा नहीं।
तो जेठा भाई बता रहे हैं सोडी को कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोसेस होता है, एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस के अंदर जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब तू, मतलब खुद कंपनी, इस प्रोसेस में होता क्या है आखिर, जो एम्प्लॉयर होता है मतलब सोडी, मतलब वो कंपनी अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको उनकी ड्यूटी देता है, बताता है कि आखिर तुम्हें कंपनी में क्या काम करना है, उसके अलावा बताता है कि कैसे काम करना। जेठा भाई बता रहे हैं कि सोडी देख, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है कि जो कंपनी का एम्प्लॉयर होता है ना, जो कंपनी का मेन आदमी होता है, वो अपने एम्प्लॉयज जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनको बताता है कि कंपनी में तुम्हारा क्या काम है, उनको ड्यूटी असाइन करी जाती है कि तुम्हें ये काम करना है कंपनी में और ये काम ऐसे करना है कंपनी में। दूसरी बात, ये इस प्रोसेस के अंदर एम्प्लॉयर मतलब तेरा ये ड्यूटी होती है कि तू एम्प्लॉइज को बताए कि उन्हें क्या काम करना है, उन्हें वो काम कैसे करना है, और एम्प्लॉइज के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है ना, एम्प्लॉइज के जो पर्सनल इंटेंशन है, वो कंपनी के इंटेंशन से अलग नहीं होने चाहिए। एम्प्लॉइज के जो पर्सनल ख्वाब हैं, जो एम है, जो पर्पस है, उसकी जो सोच है, वो कंपनी की सोच, कंपनी के गोल से मिलती हुई होनी चाहिए। मतलब तुझको अपने एम्प्लॉइज को ये समझाना पड़ेगा कि तुम सिर्फ कंपनी में नौकरी करने के लिए मत आओ, कि बस तुम सुबह 9 बजे आ रहे हो 5 बजे चले जा रहे हो, इस वजह से मत आओ, तुम्हें ये काम करना है और ये अपने दिमाग में फिट कर लो। अगर तुम इस काम को अच्छे से करोगे तो कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी आगे बढ़ेगी, और कंपनी अगर आगे बढ़ेगी तो तुम भी आगे बढ़ोगे। उन एम्प्लॉयज को यह बताना है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कुछ अलग ही है, तुम कुछ और ही सोच के बैठे हो कि हाँ यार कंपनी में आ रहे हैं, थोड़ा बहुत काम कर देंगे, 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, और कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि उस फील्ड में सबसे बड़ी बन जाए, हमें क्या लेना देना। नहीं, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस को मैनेज करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कंटिन्यू चलता है, लगातार चलता है। इसके अंदर एम्प्लॉयर, कंपनी का मालिक, कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के लोगों को काम असाइन करता है, ड्यूटी असाइन करता है, उनको तरीका बताता है कि आखिर वो उन्हें काम कैसे करना है, और उन्हें ये इंश्योर करता है, कंफर्म करता है कि तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वही होने चाहिए जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंपनी का गोल और तुम्हारा गोल अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसको, उन एम्प्लॉयज को ये बात उनके माइंड में फिट करनी पड़ेगी कि अगर कंपनी ग्रोथ करेगी तो तुम भी ग्रोथ करोगे, अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तुम भी आगे बढ़ोगे, अगर कंपनी ज्यादा पैसा कमाएगी तुम भी ज्यादा पैसा कमाओगे। तो सोडी भाई की समझ में अब ये आया, सोडी भाई बोले, बोला जेठा भाई मतलब तुम ये बोल रहे हो कि मैं अपनी कंपनी में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई कर दूं, जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को एक ड्यूटी, एक काम दे दूं, फिर मैं उन्हें ये समझाऊं कि आखिर उन्हें वो काम करना कैसे है। पहला स्टेप क्या करना है, सोडी बोल रहा है जेठा भाई से कि जेठा भाई मतलब तुम ये बोल रहे हो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पहला स्टेप तो मैं अपने एम्प्लॉयज को काम दूं कि तुम्हारा ये काम है, ये ड्यूटी है, ये कर दो, कैसे करना है वो तरीका भी बताऊं, और उन्हें यह भी बता दूं कि तुम्हारे जो एम्स हैं वो कंपनी के एम, कंपनी के गोल से मिलते हुए होने चाहिए। तुम दोनों अलग अलग रास्ते में मत जाओ, तुम ये मत सोचो कि बस कंपनी हमारी थोड़ी है, हम तो वैसे ऐसी नौकरी करने आ रहे हैं, ऐसा मत सोचो। फिर उसके बाद क्या करूं, ये 3 स्टेप तो मैंने फॉलो कर लिए, फिर क्या करूं। तो जेठा भाई बोले, बोला फिर तू अपने लिए ना एक टारगेट सेट कर, खुद के लिए। तू हर 7 दिन में या हर 15 दिन में या हर 1 महीने में या 6 महीने में, जो भी तेरे को तेरा कंफर्टेबल लगता है, कोई फिक्स नहीं है, जो तेरे को सही लगता है, तू ये सेट कर ले कि यार हर 7 दिन के अंदर या हर 15 दिन, जो भी टाइम से, मैं अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करूंगा। मैंने उनको जो ड्यूटी दी थी, जो तरीका बताया था, मैं चेक करूंगा क्या वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं परफॉर्मेंस चेक करूंगा। अगर वो लोग गलतियां कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि भैया देख तू यहाँ से ये गलती कर रहा है, तूने जो ये ड्यूटी मैंने दी थी, तुझे जो काम दिया गया था, उसमें ये काम तो तूने बहुत बढ़िया किया, यहाँ पर गलती कर दी, ये तेरी गलती है, ये गलती दोबारा मत कर।
उससे क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस मैनेज होगी, तो उसकी परफॉर्मेंस को सुधार रहा है, उसको उसकी गलतियां बता रहा है, उसको समझ में आ रही है अरे मैं यहां गलती कर रहा हूं, ताकि फिर वो आगे वो गलतियां ना करे। तो अभी तक सोडी भाई ने भी बोला कि यार मैं चाहता हूं मेरी कंपनी में एकदम काम बढ़िया हो, सब कुछ बहुत अच्छे से चले, तो जेठा भाई मुझे क्या करना चाहिए? तो जेठा भाई बोले कि देख यार सोडी, मैं तेरे लिए एक बात समझा देता हूं, और वो ऐसा है कि अगर तुझे बहुत अच्छे से अपनी कंपनी चलानी है तो तू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई कर ले। ये एक प्रोसेस होता है, कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस होता है, ये लगातार चलता है, ऐसा नहीं है कुछ दिन चला, नहीं, जब कंपनी बनी तब से चालू होता है, जब तक कंपनी रहेगी तब तक ये लगातार चलता है। इसके अंदर मेन इंटेंशन ये होता है कि हमें अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, हमें उनको उनकी ड्यूटी देनी है, उनको तरीका बताना है वो कैसे काम करेंगे, और उन्हें ये इंश्योर करना है कि टेंशन मत लो, कंपनी का जो पर्पस है ना, तुम्हारा भी वही पर्पस होना चाहिए, कंपनी का गोल और तुम्हारा गोल अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर कल को कंपनी ग्रोथ करेगी, तुम भी ग्रोथ करोगे, टेंशन मत लेना, ऐसा नहीं होगा कंपनी आगे बढ़ गई तुम पीछे रह जाओगे ना, तुम्हें भी पैसा मिलेगा। और फिर कुछ टाइम जो अपना एक डिसाइड कर लो, 7 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन, जो भी तुम्हें सही लगता है, बार बार चेक करो अपने लोगों की परफॉर्मेंस को, उनकी गलतियां उनको बताओ, ताकि तुम उनकी परफॉर्मेंस को सही से मैनेज कर, तो तुम्हारी कंपनी बहुत बढ़िया चलेगी। ऐसी कंपनी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा कर लाएगी यार, क्या बात कर रहे हो, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, लोगों की गुडविल बढ़ेगी। सोडी बोला ठीक है भाई, जेठा भाई मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन ये बताओ ये सब जो आपने बताया ये कब तक करना है? जेठा बोला अबे बोल दिया ना तेरे से, कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, लगातार चलता है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। जब कंपनी बनी तब से ही ये प्रोसेस अप्लाई कर ले कंपनी में, जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक ये प्रोसेस अप्लाई रखना कंपनी में। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो देखिए बच्चों, अब आ जाते हैं हम कि आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। अभी मैंने आपको कहानी सुना दी, सेम चीज यहां लिखी हुई है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। इसके अंदर कंपनी क्या करती है, कंपनी का एम्प्लॉयर क्या करता है, वो लोगों की, इंडिविजुअल लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसको आइडेंटिफाई करता है, चेक करता है, और कंपनी के गोल्स को अचीव करता है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। इसके अंदर लिंक कर दिया जाता है, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव है, उनको लिंक कर दिया जाता है, जिससे कंपनी का हर बंदा कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करे। इसलिए काम नहीं करे कि मैं तो कंपनी में बस आ रहा हूँ, 2 साल में कंपनी में ऐसे ही जॉब करूंगा, थोड़ा सा पैसा कमा लूंगा, उसके बाद अपना धंधा खोलूंगा। उसे ये इंश्योर करो कि टेंशन मत ले, तू बहुत अच्छी कंपनी में आया यार, हम तेरा ख्याल रखेंगे भाई, और हमारी कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, तू इनके लिए काम कर, तेरा भी यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिस दिन कंपनी बढ़ेगी तू बढ़ेगा, टेंशन ना ले। ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सर आपने बोला था कि आप मुझे स्कैनर भी करवाओगे साथ में, तो अभी तक सर आपने इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर मुझे एक टॉपिक पढ़ाया, व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है? हाँ जी, दिसंबर 2019 के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, देखो बता देता हूं आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्रिएट करता है डायरेक्ट लिंक किस किस के बीच में? तो मैंने अभी बताया, एम्प्लॉइज की जो परफॉर्मेंस है और ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी के जो गोल है, उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर देता है कि एम्प्लॉय इतना अच्छा परफॉर्म करे कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी के गोल्स अचीव हो जाए। तो बच्चों ये क्वेश्चन 1 मार्क का दिसंबर 2019 में इस टॉपिक से आया हुआ। इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन आए हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जून 2019 में ही आया था 10 नंबर का, लेकिन उसके लिए हमें एक और टॉपिक पढ़ना है। चलिए, तो यहां तक बच्चों हमने पढ़ लिया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। देखिए बच्चों, एक चीज समझ लीजिएगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों अलग अलग चीज है।
कैसे अलग होती है मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चों जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है ना स्टूडेंट्स, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बच्चों ये तो कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये लगातार चलता है, लगातार चलता है, लगातार चलता है। जबकि बच्चों जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना, वो साल के अंदर 2 बार होता है, वो ईयर में 2 बार होता है। एक तो मिड ऑफ द ईयर और एक एंड ऑफ ईयर। उसका मतलब क्या होता है, देखो नाम से समझो, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनी के अंदर जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उसको अप्रेजल मिलेगा, उसको कंपनी में बढ़ाया जाएगा, अच्छी पोस्ट मिलेगी, सैलरी अच्छी हो जाएगी। और जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको अप्रेजल नहीं मिलेगा। एक्चुअली में क्या होता है, जो कंपनी होती है ना, वो टारगेट दे देती है अपने एम्प्लॉइज को, ईयर की स्टार्टिंग में ही दे देती है एम्प्लॉइज को, और बोलती है कि तुमको ना मिड ऑफ द ईयर, जब हमारा साल आधा कंप्लीट हो जाए, तब तुम्हें खुद को अपना एक अप्रेजल फॉर्म भरना है, जिसमें एम्प्लॉइज खुद भरे, जिसमें तुम बताओ कि क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम सही काम कर रहे हो, क्या तुम्हें अप्रेजल मिलना चाहिए, क्या तुम्हें आगे कंपनी में अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए, जो तुम्हें टारगेट ईयर की स्टार्टिंग में दिया गया था, क्या तुमने वो अचीव कर लिया, या लग रहा है कि तुम कर लोगे। तुम खुद बताओ। वो अपनी तरफ से सेल्फ रेटिंग देंगे अपने लिए एम्प्लॉइज, और फिर ईयर एंड हो जाने पर एम्प्लॉयर चेक करेगा और फिर एम्प्लॉयर अप्रेजल देगा। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंटिन्यू प्रोसेस है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन इंटेंशन ये कंटिन्यू नहीं है, ये साल में सिर्फ 2 बार हो रहा है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा, उसका इंटेंशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, कि लोगों की परफॉर्मेंस को सुधारना। जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक रिवॉर्ड है, एक इनाम है। समझो, आज अगर मैं अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को सुधारना चाहता हूं तो मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे जाऊंगा। अगर अच्छा काम करने वाले को मैं इनाम देना चाहता हूं तो मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल पर जाऊंगा। दोनों अलग अलग चीज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहां पर आपको बताता हूं, जैसे जेठा भाई है, जेठा भाई बागा से बोल रहे हैं कि बागा तुझे इस साल कम से कम इतने टीवी रिपेयर करने, मतलब तू टीवी रिपेयर करेगा तो तू कमाई करके लाएगा, कम से कम इतने तो रिपेयर करने हैं और कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ये ईयर स्टार्टिंग में बता दिया जेठा भाई ने। अब मैंने बोला परफॉर्मेंस अप्रेजल ईयर में 2 बार होता है, मिड ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर। मिड ऑफ द ईयर जो है वो खुद एम्प्लॉय करता है, एंड ऑफ द ईयर में एम्प्लॉयर करता है, वो फाइनल होता है। मिड ऑफ द ईयर में ना, ये बागा खुद फाइल करेगा कि इसको क्या लग रहा है, क्या इसने टारगेट अचीव किया या कर लेगा, क्या इसको अप्रेजल मिलना चाहिए, इसकी खुद की सोच क्या है खुद के लिए। और फिर ईयर एंड होने पर तो ये, अगर इसने अच्छा काम किया है तो अप्रेजल मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है। देखो यहां पर भी ये बात लिखी हुई है स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अलग अलग चीज है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है, उसमें जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको ओवर टाइम, मतलब साल में 2 बार अप्रेजल दिया जाता है, उसको उसका रिवॉर्ड दिया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। इसके बीच में डिफरेंसेस भी होते हैं, समझिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल टॉप डाउन है। टॉप डाउन का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाला बंदा बैठा हुआ है वो नीचे वाले बंदे को इनाम दे देता है। जबकि ये जॉइंट प्रोसेस है। इसमें एम्प्लॉयर बोलता है कि देखो मैं अकेला मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता, तुमको मेरे साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, तुमको अपने ऑब्जेक्टिव कंपनी के ऑब्जेक्टिव से सिमिलर करने होंगे, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। यहाँ पर दोनों बराबरी पर काम कर रहे हैं, टॉप लेवल और जो बाकी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर काम करें। वहां परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक टॉप डाउन है कि हाँ मुझे लगा तो मैं तुझे अप्रेजल दे दूंगा, नहीं तो नहीं। ये एनुअली होता है, मतलब साल में 2 बार होता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। इसमें रेटिंग्स दी जाती हैं, इसमें रेटिंग नहीं दी जाती, बल्कि इसमें उनकी परफॉर्मेंस को सुधारा जाता है। इसका मेन इंटेंशन होता है अच्छे से अच्छा काम कर पाना। ये मोनोलिथिक सिस्टम है, ये फिक्स है सिस्टम, क्या ऐसे ही काम चलेगा,
हम तो अगर ऐसा काम करा तो अप्रेजल मिलेगा, नहीं करा तो नहीं मिलेगा, खत्म। ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस है कि यार कैसे भी करके तुम्हें कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। अगर मान लो आज मार्केट में सिचुएशन चेंज हो गई तो उसके हिसाब से अपना प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करो, लेकिन इंटेंशन होना चाहिए कंपनी का फायदा। तो बच्चे याद रखिएगा, हमने अभी तक दो टॉपिक पढ़े। एक मैंने आपको पढ़ाया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। इसके अंदर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ड्यूटी देता है, तरीका समझा देता है, उसके जो गोल्स है वो कंपनी के गोल से लिंक कर देता है, और उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस चेक करी जाती है, और जो गलतियां होती हैं वो सुधारी जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर रिवॉर्ड दिया जाता है उस एम्प्लॉय को जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये साल में 2 बार होता है, मिड ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर। मिड ऑफ द ईयर में खुद एम्प्लॉय अपनी सेल्फ रेटिंग क्लेम करता है, खुद अपने लिए अप्रेजल फॉर्म भरता है, और एंड ऑफ द ईयर में एम्प्लॉयर को अगर लगता है तो वो अप्रेजल दे देता है, अदरवाइज नहीं देता। डिफरेंसेस इनके बीच में यहां पर मैं आपको समझा चुका हूं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है बच्चों, दिसंबर 2019 के अंदर क्वेश्चन आया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या ये सिनोनिमसली, मतलब क्या सिनोनिम है, क्या ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? जी नहीं, इनमें डिफरेंस है ना। हम इस एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं करते, हम इस एग्रीमेंट से सही नहीं है। तो आपको ये पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट समझाना होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल समझाना होगा, उसके बाद में ये डिफरेंस लिख के आना पड़ेगा। 10 मार्क का क्वेश्चन। तो बच्चों यहां तक की आपकी बात समझ में आ चुकी है। तो देखिए टॉपिक के साथ में हम स्कैनर जरूर सॉल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2019 में ही, 10 मार्क का क्वेश्चन है, पर ये टॉपिक अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं। तो देखिए बच्चे, अभी हमने स्टार्ट करा, हमारी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा है हमने, और इसके अंदर हमने समझा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, एग्जांपल देख लिया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कर लिया। फिर हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के बीच में डिफरेंस देखा, और उसके भी हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिया। अब हम चलते हैं आगे। आपने ना बच्चा, अब जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं वो बहुत पढ़ा है, आपको खुद को आता है। आपने वो 11th क्लास में और 12th क्लास में जो बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ा था उसके अंदर बहुत पढ़ा है। मैं दोबारा बता देता, कोई भी कंपनी, इवन कोई भी बिजनेसमैन, छोटा सा छोटा दुकानदार भी कैसे काम करता है, वो पहले प्लानिंग करता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आखिर मैं क्यों कर रहा हूं ये धंधा, और मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा इसको। जैसे आज एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी बताऊं, ये मेरा मोहित बंसल क्लासेस कंपनी है, इसमें मैं एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। पहले मैंने गोल डिसाइड किया कि आखिर मुझे करना है। मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत अच्छा नाम करना है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक अपनी कवरेज ले जानी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना। क्वेश्चन अब ये आता है कि कैसे, अब कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाओ, या प्लानिंग क्या है आपकी। तो मेरी प्लानिंग क्या थी, मेरी प्लानिंग है कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा बच्चे को, जो भी पढ़ाऊंगा, पहली बात तो वो कोशिश करूंगा हर चीज का एग्जाम्पल दूं, हर चीज की कहानी सुनाऊं, हर चीज को बहुत इजी करूं, पूरा कंप्लीट सिलेबस में उसके अंदर कवर कर दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में स्कैनर सॉल्व कर दूं, और बच्चे का हर वीक में टेस्ट लेते हैं। उससे क्या होगा, कोर्स कंप्लीट होगा और उसका टेस्ट के थ्रू रिवीजन भी हो जाएगा। ये प्लानिंग है। तो पहले हर बिजनेसमैन पहले प्लानिंग करता है आखिर वो कैसे काम करेगा, और फिर उसको वो इम्प्लीमेंट करता है, मतलब उसको एक्ट करता है कि चलो ऐसा कर दो। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि यार मैं कैसे काम करूंगा, ऐसे करूंगा, तो फिर मैं वो काम करना स्टार्ट हो गया, मैंने उसे एग्जीक्यूट किया, मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया, मैंने उसे लागू किया, मतलब मैंने उसको एक्शन में लेकर आ गया, एक्ट कर दिया। फिर मैं उसे मॉनिटर करता हूं, मतलब मैं उसे रिव्यू करता हूं, मतलब मैं चेक करता हूं कि यार जो मैंने सोचा था और इम्प्लीमेंट किया, क्या वैसा हो रहा है, क्या सच में वैसा चल रहा है, क्या कहीं पर कोई कमी है, क्या कहीं पर कोई गलती है।
वो मुझे सुधार लेनी चाहिए, मैं मॉनिटर रिव्यू करूंगा और उसके बाद में क्या होगा कि मैं उसे करेक्ट कर दूंगा, मैं करेक्टिव मेजर्स ले लूंगा कि यार ये गलतियां हैं, इनको सुधार लेंगे और आगे से ये गलतियां नहीं होंगी। ये बिजनेस का साइकिल है बच्चों, और हर धंधे में ऐसा होता है, चाहे छोटा है और चाहे से टाटा अंबानियों का बिजनेस। इसको हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल के नाम से भी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल अगर बाई चांस 1 मार्क में आ जाता है, 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है, आज तक आया नहीं है, आ सकता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल का मतलब क्या होता है। तो आप बोलिएगा पहला होता है फर्स्ट नंबर प्लानिंग, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देना, फिर उसकी मॉनिटरिंग करना और रिव्यू करना, चेक करना वो काम सही से हो रहा है कि नहीं। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक बच्चों हमने 3 टॉपिक पढ़े। एक टॉपिक हमने पढ़ा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है और उनके बीच के डिफरेंस, और बच्चों हमने थर्ड पढ़ा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड देखिए जून 2019 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स समझा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, बहुत ही इजी है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल समझ में आ गया तो ये कंपोनेंट्स भी समझ में आ गए। सबसे पहला काम मैंने बताया, जब भी कोई बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले प्लानिंग करो कि आपको क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, क्यों कर रहे हो, जिससे कि आप प्लानिंग कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो जाएंगे। आज आप कोई भी काम करो स्टूडेंट, अगर आप बिना प्लानिंग के काम कर रहे हो, आपने सोचा ही नहीं है कि ये काम क्यों कर रहे हो, तो बस आप जिंदगी भर उसमें घिसते पिटते रहना, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेना अपनी लाइफ चलाने के लिए। लेकिन आप जब प्रॉपर प्लानिंग करके वो काम करोगे ना, तो आपको पता होगा कि आखिर मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मेरा एम क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मुझे कहां तक पहुंचना है, और फिर उसी रास्ते पर चलोगे। अगर कोई प्लानिंग नहीं है तो बस करते रहो जैसे पूरी दुनिया कर रही है, आप भी करते। तो हर बिजनेस के अंदर प्लानिंग होना जरूरी है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पहला कंपोनेंट है प्लानिंग करना। नेक्स्ट है अप्रेजल, जो अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रेज कर, उसे रिवॉर्ड इनाम दो। जो बेकार काम कर रहा है उसको बोलो कि तुम बेकार काम कर रहे हो। पर ईमानदार अप्रेजल होना चाहिए, ऑनेस्ट अप्रेजल होना चाहिए। अप्रेजल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस किसी को खुश करने के लिए करे जा रहे हो, नहीं। और अप्रेजल में मैंने बता दिया 2 तरह का होता है, मिड ऑफ द ईयर और फाइनल रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो 2 हो गए, पहला प्लानिंग करना, दूसरा अप्रेजल देना। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आ जाता है फीडबैक दो, उसकी काउंसलिंग करो। जैसे आज मैंने प्लानिंग करी, फिर मैंने लोगों को काम दिया, जिसने काम अच्छा किया उसको अप्रेजल दिया, फिर मैं उनको फीडबैक भी दूंगा। यार देखो तुम्हारा ये काम था, तुमने इतना काम सही किया, बाकी का काम तुमने सही नहीं किया, यहाँ पर तुम्हारी गलती है, ये गलती सुधारो और खुद को अच्छा डेवलप करो। अगर तुम नहीं सुधारोगे तो फिर ये गलती जिंदगी भर तुम्हारी रह जाएगी। और सब कुछ ऑनेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यार मेरे एम्प्लॉय को बुरा ना लग जाए कि यार मैं उसकी गलतियां निकाल रहा हूँ। अरे हम उसे डेवलप कर रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं कि बच्चे तुम्हारी क्या गलती है, तुम ये सही करो यार। तो 3 कंपोनेंट पड़े, पहला प्लानिंग करना, दूसरा अप्रेजल एंड रिवॉर्ड, एंड थर्ड है फीडबैक देना, पर्सनल काउंसलिंग करना, समझाना कि यार तुम ये गलती कर रहे हो, ये मत करो भाई। इसके बाद में अच्छी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड देना, वो दोबारा रिपीटेड है। एंड इम्प्रूवमेंट प्लान्स बताना कि तुमने ये सब कुछ अच्छा किया, इतनी सी गलती करी है, इस पे ये काम करो, ये सुधार आएगा। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली 10 मार्क्स का आया हुआ है, ये मैंने आपको बताया। तो अभी तक हमने 4 टॉपिक पढ़े बच्चों आज के चैप्टर में, आज की क्लास में। पहला टॉपिक हमने पढ़ा व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। जब कंपनी बनती है तब से स्टार्ट होता है, जब तक कंपनी चलती है तब तक चलता रहता है। इसके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को पहले उनकी ड्यूटी बताता है, काम करने का तरीका बताता है, उनके गोल्स को कंपनी के गोल से लिंक कर देता है, और फिर उनके परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम रिव्यू चेक किया जाता है। देन उसके बाद में परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये साल में 2 बार होता है, मिड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। मिड ऑफ द ईयर में खुद एम्प्लॉय अपने को रेटिंग देता है, एंड ऑफ द ईयर में फाइनली एम्प्लॉयर बता देता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों अलग अलग चीज।
देन उसके बाद में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल का मतलब होता है पहले प्लानिंग करो, फिर उस प्लानिंग पे एक्शन ले लो, एक्ट करो, फिर मॉनिटर करो, रिव्यू करो। एंड देन उसके बाद में कंपोनेंट्स हमने 5 पढ़ लिए। पहला पढ़ लिया प्लानिंग कर लो, दूसरा हमने पढ़ लिया अप्रेजल एंड रिवॉर्ड, थर्ड हमने पढ़ लिया फीडबैक दो, पर्सनल काउंसलिंग करो, देन जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड दो और नए नए इंप्रूवमेंट प्लान्स बनाओ। बच्चों यहां तक हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हमने वो सभी क्वेश्चंस हाथ की हाथ सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, जिन बच्चों ने क्लासेस परचेज की हुई हैं उनके पास तो ऑलरेडी क्लासेस हैं और नोट्स उनके पास में पहुंच चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहा है और हमारी क्लासेस को परचेज करना अगर चाहता है तो हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकता है या गूगल ड्राइव पर भी परचेज कर सकता है। आप प्ले स्टोर पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करें मोहित बंसल क्लासेस, ऐप डाउनलोड करके क्लासेस ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, सब कुछ। और गूगल ड्राइव पर चाहते हो वो भी कर सकते हो। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज या टेलीग्राम पर मैसेज करें। बहुत ही नॉमिनल फीस होती है हमारी, उसमें आपको क्लासेस मिलती हैं प्लस उसमें आपको नोट्स मिलते हैं। क्लियर? ये चीज ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ये हमारे टॉपिक का नाम है। अब परफॉर्मेंस तो हमने समझ लिया, हमें समझना है प्रोडक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है। और बच्चों प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा। बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है, बड़े ही मजे आएंगे आपको, ध्यान से सुनिए। ये है जितेश सेन, ये मेरा स्टूडेंट रह चुका है और ये यंगेस्ट सीएमए है, पूरे भारत का सबसे यंग सीएमए बना था ये। जब ये एग्जाम देना, इसका एग्जाम करीब आए थे, तब ये मेरे पास में आया और मुझसे बोला कि मोहित सर, सीएमए फाइनल लॉ, मैं लॉ सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ सबको पता है, कि मोहित सर सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट में जो कंपनी लॉ वाला पार्ट है, क्या मैं उसके सभी चैप्टर्स पढ़ लूं सही से, सभी चैप्टर्स? तो मैंने इसको बोला, देख यार जितेश, अगर तू कंपनी लॉ के, कंपनी लॉ में 11 चैप्टर, अगर तू सभी चैप्टर्स पढ़ेगा ना तो अपना बहुत सारा टाइम मतलब इनपुट दे देगा। लेकिन उन सभी चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते, तो तेरे को जो रिजल्ट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, वो सही नहीं मिलेगा। तो तू प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, तो वो काम नहीं कर रहा है जो तेरे लिए फायदेमंद है। इससे बढ़िया तू प्रोडक्टिव काम, तू क्या कर, तू कंपनी लॉ में से सबसे पहले 2 या 3 चैप्टर पढ़, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर पढ़। उसके अलावा तू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़ ले, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ ले, सार्फ एसआई एक्ट पढ़ ले। बस ये पढ़ जा तू, आईवीसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सार्फ एसआई और कंपनी लॉ के कुछ चैप्टर, पूरे लॉ में ये पढ़ जा। इनमें से सिर्फ ये 5-6 चैप्टर अगर तू पढ़कर चला जाएगा तो 100 मार्क्स के पेपर में से कम 50 से 60 मार्क्स का पेपर इन 6 चैप्टर्स में से आएगा। तो तूने जो इनपुट दिया, जो अपना टाइम लगाया इन 6 चैप्टर को पढ़ने में, उनसे तेरे को कितना अच्छा आउटपुट मिलेगा, कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये तेरे लिए प्रोडक्टिव होगा। ना कि तू पूरा अपना टाइम खराब कर दे कंपनी लॉ के सभी चैप्टर्स पढ़ने में और क्वेश्चन सिर्फ 1-2 चैप्टर से आ रहे हैं, तो तेरे लिए जो आउटपुट, जो रिजल्ट निकल के आया वो फायदेमंद नहीं। तो जितेश को समझ में आया कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि मैंने जो इनपुट लगाया, मतलब मैंने जो रॉ मटेरियल लगाया या मैंने जो मेहनत लगाई अपनी, उससे ज्यादा मुझे रिजल्ट मिल जाए, उससे ज्यादा आउटपुट मिल जाए। कितना ज्यादा उसकी लिमिट नहीं,
थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा, उसका कोई मतलब। प्रोडक्टिव का काम होता है आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो अपना इनपुट लगा रहे हो, उसके बराबर, इनपुट के बराबर या उससे ज्यादा आपको रिजल्ट। याद रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है, आपने जितनी मेहनत करी, आपने जितना इनपुट लगाया, उसके बराबर या उससे ज्यादा आपको आउटपुट मिल जाए, तो आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, आप ठीक काम कर रहे हो, ठीक काम कर रहे हो, ठीक। क्लियर? लेकिन मेरे से फिर जितेश ने बोला, बोला सर लास्ट टेस्ट में मेरे नंबर्स ज्यादा नहीं आए थे, क्या मैं स्टडी मटेरियल चेंज करूं क्या? मैंने बोला जितेश स्टडी मटेरियल चेंज नहीं करना, तेरे नंबर ज्यादा इसलिए नहीं आए क्योंकि तू एफिशिएंट नहीं था, तू एफिशिएंट नहीं था। बोला सर ये एफिशिएंट क्या होता है? मैंने कहा सुन, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब होता है कि तुम जो इनपुट लगा रहे हो, मतलब तुम जो मेहनत कर रहे हो, तुम जो अपना रॉ मटेरियल लगा रहे हो, उससे तुम मैक्सिमम आउटपुट निकाल के ला रहे हो। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि अगर इस दुनिया में कोई भी इतना इनपुट लगाएगा, इतना रॉ मटेरियल खर्च करेगा या इतनी मेहनत करेगा, तो ये जो आउटपुट, जो रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर आउटपुट निकल ही नहीं सकता इतने इनपुट पे। ये जो इनपुट मैंने लगाया है, ये जो मैंने मेहनत करी है, अगर इतनी कोई भी करेगा तो जो मैक्सिमम आउटपुट है वो ये, उसे एफिशिएंसी बोलते हैं। और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में यही डिफरेंस है। प्रोडक्टिविटी में मैंने बोला कि आपने जो इनपुट लगाया, उससे जो आउटपुट निकला, वो इनपुट के बराबर या उससे ज्यादा हो, कितना हो, बराबर या ज्यादा हो, ठीक है, हम मान लेंगे कि प्रोडक्टिव है। मतलब जितनी मेहनत आपने करी, उसके बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा रिजल्ट आ जाए, प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, ठीक ठीक काम कर रहे हो, ठीक ठीक। लेकिन आपने जो इनपुट लगाया, उससे आपने मैक्सिमम आउटपुट लेकर आई, आप एफिशिएंट काम कर रहे हो, धुरंधर काम कर रहे हो, बड़ा मजेदार काम कर रहे हो। तो बच्चों देखो, जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो आउटपुट और इनपुट के बीच की रिलेशनशिप को शो करती है। जबकि जो एफिशिएंसी होती है ना, वो ये बोलती है कि हमने जितना इनपुट लगाया, उससे मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट। क्लियर है ये चीज यहां तक? यही चीज यहां पर लिखी हुई है स्टूडेंट्स। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, अभी तक हमने जितना पढ़ा, अभी हम और पढ़ेंगे, अभी मैं आपको टाइप ऑफ एफिशिएंसी भी समझाऊंगा, पर अभी यहां तक पहले देखिए। और टेंशन ना लें बच्चों, हम प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस आए ना, ये देखिए, ये इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये हम सब सॉल्व करेंगे, है ना, पूरा स्कैनर सॉल्व करते हुए चलेंगे हम, अपना टेंशन ना लें। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक बच्चों हमने पढ़ा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, उसका मेन इंटेंशन क्या होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस का मेन इंटेंशन होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को उनकी ड्यूटी बता दे, तरीका बता दे, उनके ऑब्जेक्टिव को कंपनी के ऑब्जेक्टिव से लिंक कर दे, और चेक करे टाइम टू टाइम, गलतियां सुधारे, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करे। परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग है, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अप्रेजल, रिवॉर्ड देता है अगर अच्छा काम कर रहा है। ये दो टाइम होता है, मिड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर। देन उसके बाद में मैंने आपको बताया बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल, जिसमें पहले प्लानिंग करो, देन एक्ट करो, देन मॉनिटरिंग, देन रिव्यू, एंड देन कंपोनेंट्स भी हमने पढ़ लिए थे 5। उसके बाद अलावा मैंने आपको प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी समझाया। प्रोडक्टिविटी के अंदर मैंने आपको समझाया ये इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप होती है, जितना आपने इनपुट लगाया उसके बराबर या उससे ज्यादा आउटपुट आ जाए तो ठीक है। इसमें वॉल्यूम नहीं बताया जाता कि इतना आना जरूरी है आउटपुट, जो बस जो मेहनत करी है उसके बराबर या उससे ज्यादा। लेकिन एफिशिएंसी बोलती है जो इनपुट आपने लगाया, उतने इनपुट पे आप मैक्सिमम आउटपुट गेन कर रहे हो, इससे ऊपर कोई गेन नहीं कर सकता, तो आप एफिशिएंट हो, आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो, आपकी कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है। अब बच्चों देखो, ये जो एफिशिएंसी है ना, ये दो टाइप की होती है। जो हमारी एफिशिएंसी है ना बच्चों, एफिशिएंसी ये दो टाइप की होती है।
एक होती है टेक्निकल एफिशिएंसी और एक होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी। दो टाइप की एफिशिएंसी होती है बच्चों, एक होती है टेक्निकल एफिशिएंसी और एक होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको इन्हें उल्टे तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मैं आपको भी ये नहीं समझाऊंगा कि टेक्निकल एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, मैं इन एफिशिएंसी समझाऊंगा कि टेक्निकल इनएफिशिएंसी और एलोकेटिव इनएफिशिएंसी क्या होती है। तो बाय डिफॉल्ट आपको एफिशिएंसी समझ में आ जाए। एक एग्जांपल सुनते हैं। देखिए, ये है कोको कोला कंपनी और ये कोल्ड ड्रिंक बनाती है, आपको पता है। अब बच्चे, कोल्ड ड्रिंक जो ये बेवरेज होता है, इसको बनाने में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। हम तीन ले रहे हैं अपने एग्जांपल में। एक है वाटर, पानी का यूज आता है। एक बच्चों शुगर का यूज आता है और एक बच्चे मशीन का यूज आता है। सपोज कीजिए सपोज कीजिए कि कोको कोला कंपनी कोको कोला कंपनी के पास में सभी इनपुट्स अवेलेबल हैं। मतलब पानी भी अवेलेबल है, शुगर भी अवेलेबल है, मशीन भी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी ये कोको कोला कंपनी, मतलब इनपुट्स पूरे अवेलेबल है, फिर भी ये कोको कोला कंपनी अपने डिजायर्ड आउटपुट को अचीव नहीं कर पा रही है। तो वो टेक्निकली इनएफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास में सब कुछ है, लेकिन आपको टेक्निक नहीं पता कि यार इसे हम यूज कैसे करें, इससे हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें। तो आप टेक्निकली इनएफिशिएंट। तो इसको टेक्निकल एफिशिएंट में कैसे बोलेंगे हम डेफिनेशन में? कि अगर एक कंपनी के पास में सभी इनपुट्स अवेलेबल हैं, प्लस वो उन इनपुट्स को यूज लेकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल पा रही है, तो फिर वो टेक्निकली एफिशिएंट है। जो मैंने आपको एफिशिएंसी की डेफिनेशन पढ़ाई ना, उसे टेक्निकल एफिशिएंसी ही बोलते हैं। इसीलिए देखो, मैंने ये लिखा हुआ है, इस टाइप की एफिशिएंसी को टेक्निकल एफिशिएंसी। और ध्यान से सुनिए, अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सब है, वो सब है उसके पास में, कंपनी के पास में वो सब प्रोडक्ट्स हैं जितनी चाहिए उसको बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो सब इनपुट्स अवेलेबल है और उससे वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल पा रही है, वो टेक्निकली एफिशिएंट है। अगर कंपनी के पास में सभी इनपुट्स अवेलेबल हैं लेकिन वो मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पा रही है, वो टेक्निकली इनएफिशिएंट। स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को समझ में आ गया। अलोकेटिव इनएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अलोकेटिव का मतलब होता है कि आपके पास में इनपुट्स नहीं है, इसलिए आप मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो अलोकेटिव है। तो सपोज कीजिए रिलायंस कंपनी है और रिलायंस पहला ऑप्शन, रिलायंस कंपनी के पास में सभी इनपुट्स अवेलेबल हैं लेकिन फिर भी वो अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पा रही, वो टेक्निकली इनएफिशिएंट है। अगर रिलायंस कंपनी के पास में इनपुट्स ही अवेलेबल नहीं है इसलिए वो आउटपुट नहीं निकाल पा रही है, तो वो टेक्निकली तो एफिशिएंट लेकिन वो अलोकेटिव इनएफिशिएंट है। अरे मेरी बात समझ में? टेक्निकली वो बोल रही है कि अगर इनपुट्स होते तो मैं निकाल देती, लेकिन इनपुट्स नहीं है ना मेरे पास में, अलोकेटिव इनएफिशिएंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोको कोला कंपनी कोल्ड ड्रिंक बनाती है, ये तीन चीजें की जरूरत पड़ती है। मान लो उसके पास में इनमें से कोई चीज नहीं है, लेकिन कोको कोला कंपनी को अपना कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्ट को मार्केट में देना है, वो अपना मार्केट में प्रोडक्ट तो बंद नहीं कर सकती, सप्लाई तो देनी है, लेकिन खुद बनाने के लिए ये इनपुट्स अवेलेबल नहीं है। तो वो चली गई किसी दूसरी कंपनी के पास, पेप्सी के पास जाकर बोली, तुम अपना प्रोडक्ट दे दो, उस पे मैं अपनी कोको कोला की लेबलिंग कर दूं और बेच दूं। तो हायर प्राइस पर पेप्सी से खरीदा और उसको बेचा, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया नहीं, वो अलोकेटिव है। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर किसी कंपनी के पास में सभी इनपुट्स अवेलेबल हैं फिर भी वो मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पा रही है, इसका मतलब उसे टेक्निक नहीं आती, वो टेक्निकली इनएफिशिएंट है। लेकिन अगर कंपनी के पास में इनपुट्स ही अवेलेबल नहीं है तो वो अलोकेटिव इनएफिशिएंट।
तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या पढ़ा अपनी क्लास के अंदर? बच्चों अभी तक हमने पढ़ा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल, उसके कंपोनेंट्स, और उसके अलावा बच्चों प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और टाइप ऑफ एफिशिएंसी, यहां तक पढ़ लिया है बच्चों। एक बार मेरे से एक स्टूडेंट बोला सर ठीक है, आपने बता दिया प्रोडक्टिविटी क्या होती है सर, आपने बता दिया एफिशिएंसी क्या होती है सर, आपने बता दिया दो टाइप की एफिशिएंसी होती है सर, और इनएफिशिएंट क्या होता है, ये सब समझा। एक क्वेश्चन है, अगर कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है तो सर वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए कि एफिशिएंट होनी चाहिए? दोनों होनी चाहिए भाई, दोनों। सर वो क्यों? देखिए एफिशिएंट का मतलब है कि इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट निकालना, वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन हर कंपनी हर बार एफिशिएंट नहीं हो सकती। कंपनी 100 टाइम्स में से मान लो 90 टाइम्स एफिशिएंट है, 80 टाइम्स एफिशिएंट है, लेकिन 100 में से 100 टाइम्स एफिशिएंट नहीं हो सकती। तो कम से कम जो जितने टाइम वो एफिशिएंट नहीं है उन टाइम पर वो प्रोडक्टिव तो रहे ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आज टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी 100 में से 100 टाइम्स में से 90 टाइम्स एफिशिएंट रहती है, अच्छी बात है, लेकिन जो 10 टाइम है उसमें वो एफिशिएंट नहीं है तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिव तो रहे ना। मतलब जितना इनपुट लगाया उसके बराबर रिजल्ट तो लाके देना, ऐसा तो नहीं है कि लॉस में ही जा रहा है। तो कोई भी कंपनी जो बहुत अच्छे से ग्रो करनी चाहती है वो प्रोडक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना जरूरी है। और इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कंपनी को वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा और लगातार उसे कंपनी के ऊपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि कंपनी कहाँ गलत कर रही है, कहाँ सही कर रही है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपने अभी तक मुझे जो जो कुछ समझाया सर वो सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन एक डाउट। आप बोल रहे हो सर कि अगर कोई कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहती है, प्रॉफिट में रहना चाहती है, नाम कमाना चाहती है, गुडविल बढ़ाना चाहती है, प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है, सेल्स बढ़ाना चाहती है, परफेक्ट रहना चाहती है, तो वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों को फॉलो करे। उसकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम एफिशिएंट हो, जितना इनपुट लगाया उस पे वो मैक्सिमम आउटपुट कमा ले, लेकिन जितने टाइम वो एफिशिएंट नहीं है उनमें कम से कम प्रोडक्टिव तो रहे। ओके। और इस बात को एंश्योर करने के लिए कि कंपनी एफिशिएंट है, कंपनी प्रोडक्टिव है, इस बात को कंफर्म करने के लिए, इस बात को एंश्योर करने के लिए वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी मेजर करेगी, वो कंपनी एक चेक करेगी, वो कंपनी ना मॉनिटरिंग रिव्यू करती रहेगी अपने अंदर कि भैया टाइम टू टाइम हर 7 दिन में या हर 15 दिन में या हर 20, 25, 30 जो भी नजर रखो कि कंपनी के अंदर हम सही से काम तो कर रहे हैं ना, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे कर रहे हैं ना, हम एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हैं कि नहीं। स्टूडेंट बोला सर मैं यहां तक समझ गया यार आपकी बात को, लेकिन एक बात बताओ सर, आप बोल रहे हो कि कंपनी के अंदर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को मेजर करो, कैसे? कैसे? सर अगर कोई कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके लिए सिंगल इनपुट यूज में लेती है। उसको मेजर करना तो हमारे लिए इजी है, लेकिन अगर कोई कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जिनके लिए बहुत सारे इनपुट्स यूज में लिए जाते हैं, सर उसको मेजर करना इजी नहीं होता। अगर कोई कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, सिंगल इनपुट यूज कर रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी एफिशिएंसी को मेजर करना इजी होता है, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट बना रही है यार, और ज्यादातर टाइम वो उसी तरह का प्रोसेस यूज करती होगी, तो मेजर कर लो। लेकिन अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है यार,
बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारे इनपुट यूज करती है, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस यूज करती है। हर प्रोडक्ट को बनाने का अलग अलग प्रोसेस होता है यार। उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को मेजर करना इतना आसान काम नहीं होता। और सर, अगर कोई कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है तो बहुत सारे इनपुट यूज कर रही है, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस यूज कर रही है। हम उसको मेजर अगर करें तो उसके लिए हमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनमें से हमें बेस्ट मेथड देखना पड़ता है कि आखिर कौन सा बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम कंपनी की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को मेजर करें। बच्चों, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। अगर एग्जाम में आ जाए कि कोई भी कंपनी अगर ग्रो करना चाहती है तो वो किसको फॉलो करे, एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी, आप लिखोगे दोनों। क्यों? मैंने बताया, कंपनी जितने ज्यादा टाइम एफिशिएंट है बहुत बेहतर है, लेकिन जब वो एफिशिएंट नहीं है एटलीस्ट वो प्रोडक्टिव। अगर कोई कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बनाती है तो इनपुट भी कम यूज होता है, उसको उसकी उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी मेजर करना इजी है। लेकिन कोई कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी एफिशिएंसी को मेजर करना थोड़ा सा हार्ड होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है दिसंबर 2019 में। 1 मार्क का क्वेश्चन बच्चों आपको यहां देखने को मिल रहा है कि अगर प्रोडक्टिविटी जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिव ग्रोथ, अगर वो उसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिव ग्रोथ उसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा है तो उसके लिए वो अच्छा है, वो उसके लिए एफिशिएंट है, बेहतर। तो इसका आंसर था फर्स्ट वाला, हायर देन। क्लियर? तो बच्चों, यहां तक हम लोग आज की क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल हमने पढ़ ली, कंपोनेंट्स पढ़ लिए, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी क्या है, उनके बीच के डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए। और बच्चों, अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़े आज की क्लास में उनसे रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व कर। अब बच्चों, हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको आगे कंटिन्यू करें। मैं दोबारा बोल देता हूं, जिन स्टूडेंट्स ने हमारी क्लास परचेज की हुई है उनके पास में तो क्लास है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स भी उनके पास में पहुंच चुके हैं। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा है और वो हमारी क्लासेस लेना चाहता है तो वो हमारे ऐप के थ्रू भी हमारी क्लासेस को ले सकता है या गूगल ड्राइव पर भी ले सकता है। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप, टेलीग्राम कर सकते हो। बहुत हमारे कंप्लीट सिलेबस मिलता है, साथ में स्कैनर सॉल्व होता है, उसके अलावा नोट्स डिलीवर होते हैं ऑल ओवर इंडिया, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट।